हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब आप ये समझ लो, अगर आपने ये चैप्टर मेरे से अच्छे से पढ़ लिया ना, मतलब मजाल है कभी आपकी ऑर्गेनिक कभी कमजोर हो, है ना। और बहुत सारे बच्चे कहते हुए मिल जाएंगे, यार अपने को तो ऑर्गेनिक समझे में नहीं आती, तो वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि इनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरीके का रेजोनेंस ही है, लेकिन इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम बोलते हैं एंकी मैरिक इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं बेकर नेथन इफेक्ट। ठीक है। और इसमें सिग्मा का पाई के साथ रेजोनेंस होता है, जिसको हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। नॉर्मल रेजोनेंस में क्या होता है, पाई का पाई के साथ कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिग्मा का पाई के साथ में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस को हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। ठीक है। देखो, ये बताओ बेटा, है तो ये रेजोनेंस ही, तो सारे कॉन्सेप्ट रेजोनेंस के लगेंगे, हैं। इसमें भी स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, लेकिन रेजोनेंस की 5-6 वैरायटी थी। हाइपर कॉन्जुगेशन की वैरायटी देखो क्या है। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन हो, क्या हो, अनसैचुरेटेड कार्बन हो, सुनते रहो। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कौन होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। और बताओगे, जब कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस समय कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, या तो sp2 या sp। मतलब अगर कार्बन sp2 का है या sp का है, तो हम उस कार्बन को अनसैचुरेटेड कार्बन कहेंगे। ठीक। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन से, ध्यान से सुनना, एक सैचुरेटेड कार्बन जुड़ा हो और उससे एक हाइड्रोजन बॉन्ड कम से कम जुड़ा हो, और सैचुरेटेड कार्बन किसे कहते हैं, sp3। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर आपको ये स्केलेटन मिल जाता है, तो हमेशा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराओ, कैसा कार्बन होना चाहिए, अनसैचुरेटेड, और उससे कैसा कार्बन जुड़ा होना चाहिए, सैचुरेटेड, और उस सैचुरेटेड कार्बन से क्या चीज जुड़ा होना चाहिए, CH बॉन्ड, है ना। तो जो CH का सिग्मा होता है और जो डबल बॉन्ड का पाई होता है, उनके बीच में रेजोनेंस होता है। लेकिन क्या यह रेजोनेंस पाई का पाई के साथ है या सिग्मा और पाई के साथ है। सुनो, एक मिनट सुनो। रेजोनेंस क्या होता है, पाई का पाई के साथ में कॉन्जुगेशन होता है, पाई पाई जंप करते हैं, तो वो नॉर्मल कॉन्जुगेशन है। क्या ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, इसमें सिग्मा की एंट्री आ गई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब थोड़ा हाइपर टाइप का है, इसमें सिग्मा आ गया, आमतौर पे सिग्मा नहीं आता। ठीक। अब अगर मुझे यहां पर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, आखिर रेजोनेंस है तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो डबल साइडेड एरो बनाऊंगा भाई, बनाऊंगा। तो ये बताओ, वहां तो हम पाई पाई जंप करते थे, लेकिन इसमें जो है हमेशा सिग्मा यहां जंप करता है और पाई यहां जंप करता है। इसका मतलब यहां पर रूल होता है कि हमेशा सिग्मा पाई की तरफ चलता है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, सी सी सी, यहां का सिंगल हो गया डबल, है ना। यहां का सिंगल क्या हो गया, डबल। और जब, देखो बेटा,
अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए तो इस पे चार्ज कैसा होगा? माइनस। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन चले आए तो इस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। हो गया बेटा? बोलो। है? क्या बीच का बॉन्ड खत्म नहीं हो गया? और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा? बोलो। क्लियर है? नहीं, अगर बीच का बॉन्ड खत्म हो गया तो वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। क्यों? यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे नेगेटिव है, और इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो अट्रैक्ट रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप H प्लस को भगा दो यहां से, यहीं रहेगा। और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब आया समझ में कि इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों है? एक बार फिर बताओ, रेजोनेंस की तो 6-7 वेराइटी हैं। हाइपर कंजुगेशन की, अनसैचुरेटेड कार्बन से सैचुरेटेड कार्बन जुड़ा हो और उससे CH बॉन्ड अगर मिलेगा तो वहां हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और स्ट्रक्चर बनाने का क्या नियम धर्म है? हमेशा सिग्मा पाई की तरफ जंप करता है। ठीक है? और बॉन्ड खत्म होने की वजह से ही हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। और सुनो, अभी इसी जगह पे क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई? दो ही तो है। अगर मैं इसी जगह पर एक H और बना देता तो इस जैसा एक स्ट्रक्चर और बनता है। एक स्ट्रक्चर में यहां और बना देता H तो इस जैसा एक और बनता। और है ये रेजोनेंस ही। तो रेजोनेंस का नियम क्या है कि जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, बंदा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैं यहां भी वही कहूंगा, क्या? कि जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतने ही ज्यादा क्या बेटा? स्टेबिलिटी होगी। है ना? तो क्या मैं एक ट्रिक बना सकता हूं? इधर देखो कि अनसैचुरेटेड कार्बन से जितने ज्यादा CH बॉन्ड जुड़े होंगे उनके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ज्यादा बनेंगे और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट रिस्पॉन्स करें, क्या ये पॉइंट समझ में आया? और अगर समझ में आया है तो नोट डाउन कर लो। लिखो, मोर नंबर ऑफ CH बॉन्ड more number of CH bond more number of CH bond attached with unsaturated carbon more number of hyperconjugative structure and stability. एंड स्टेबिलिटी, उतने ही ज्यादा वो स्टेबिलिटी होती है। ऐसा है ना, जब आप दूसरा बनाओगे ना तो इसको दोबारा से यही मेंटेन कर दो और ये जो नो बॉन्ड यहां दिख रहा है वो यहां दिख जाएगा। ऐसे बना देता हूं, रुक जाओ मैं आपको समझा देता हूं। देखो, CH ये था ऐसे, मान लो ये है कुछ, है। अगर आप इससे बनाना चाहते हो तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH H प्लस डबल बॉन्ड और आगे CH2 माइनस। अगर आप इससे बनाना चाहते हो तो ऊपर के दो H ऐसे रखो और यहां पे H प्लस कर दो, यहां डबल बॉन्ड है और आगे CH और आगे क्या हो गया? ये गलती हो गई भाई, ये इधर आ जाएगा ना। तो यहां पे CH और इस जगह पे क्या है? कोई गलती? ओ हो, गलती हो गई। जल्दी जल्दी में काम गड़बड़ी होता है। तो यहां पहले बना देता हूं H प्लस CH डबल और इस जगह पे CH2 पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। और अगर यहां बनाते हो तो CH यहां पे क्या हो गया? H प्लस, आगे डबल बॉन्ड CH और आगे CH2 माइनस। ऐसे बना लो। समझ गए? बोलो।
हैं? क्लियर है? आ गया समझ में? अच्छा, अगर चीज समझ में आ गई है, ऐसे तीसरे का बना लो। हैं? क्लियर है? अब देखो, अब जब तीन स्ट्रक्चर बन जाएंगे, मैंने तीसरा बनाया नहीं, बना लोगे ना? है? तो इसके बाद में यहां पे, हाँ कर दिया बेटा, रिपीट आपके लिए, रिपीट कर दिया। तो अब यहां पर क्या बात उठती है उसके बारे में ध्यान से सुनो। तो हमारे लिए ये जो चीज बनी, स्ट्रक्चर बनाया, अब मैं अगर इन तीनों स्ट्रक्चरों के माध्यम से एक हाइब्रिड बनाने की कोशिश करूं, तो हाइब्रिड कैसा बनेगा देखो। कितने कार्बन है बेटा? सी, सी एच, और आगे बोलो CH2। बताओ, एक स्ट्रक्चर पे यहां पे क्या है? सिंगल बॉन्ड। अगले स्ट्रक्चर पे यहां एक भी बॉन्ड। तो क्या इस जगह पे, क्या इस जगह पे पार्शियल सिंगल नहीं होगा? ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्शियल सिंगल भी आता है, और पार्शियल सिंगल का बॉन्ड ऑर्डर एक से, एक से कम होता है। ठीक है? तो ये बताओ, यहां जो तीनों H हैं, कर दिया? बोलो बेटा। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में यहां सिंगल है, यहां क्या है? डबल है, तो यहां क्या करूं? पार्शियल डबल हो गया। यहां क्या है? डबल, आगे सिंगल, तो यहां क्या करूं? पार्शियल डबल। ठीक है? बोलो। अब चार्ज की बारी, तो इस H पे थोड़ा प्लस, इस H पे थोड़ा प्लस, इस H पे थोड़ा प्लस। यहां कुछ नहीं आया ना? नहीं, यहां तो कुछ नहीं आया ना, यहां यहां आएगा ना। तो यहां पे क्या होगा? थोड़ा निगेटिव। बनाया जी, हाइब्रिड बनाना है। तो जरा बच्चों मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट समझ में आया बेटा? रिपीट कर दें? अरे भाई, इस स्ट्रक्चर में यहां सिंगल बॉन्ड है, अगले स्ट्रक्चर में यहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो हम क्या माने? हमने हाइब्रिड बनाना केमिकल बॉन्डिंग में तो सीखा होगा ना? है? एक जगह पे सिंगल बॉन्ड हो, एक जगह पे ना हो, तो एवरेज क्या आएगा? पार्शियल डबल आएगा, पार्शियल ट्रिपल आएगा, या पार्शियल सिंगल आएगा? पार्शियल सिंगल होगा, है ना? और एक स्ट्रक्चर में यहां पे डबल बॉन्ड है, एक स्ट्रक्चर पे यहां सिंगल बॉन्ड है, तो दो और एक के बीच में आएगा, और दो और एक के बीच में क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ऐसे बनाते हैं। अरे कुछ नहीं है यार, बस जैसे रेजोनेंस करते थे वैसे ये है। बस इसमें खास बात यह है कि अनसैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए, और उसके साथ में CH बॉन्ड होने चाहिए। अब जितने ज्यादा CH बॉन्ड होंगे, उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है? बढ़े आगे। एक सवाल है, बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सुनो तो कैसे। इसके बगल में ये CH, ये वाला कि ये? हाँ, ये वो क्यों कर सकता है? हाँ हाँ, ये वाले, राइट वाला CH2 तो ये हुआ। हाँ, क्यों करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन तो तब शो करता है ना, एक कार्बन sp2 हो, और बगल वाला sp3 हो, और sp3 से CH बॉन्ड हो। अब इसके बगल वाला कार्बन ये है, ये तो नहीं है, और ये जिसके पास H है, क्या वो sp3 है या sp2 है? फिर नहीं शो करेगा। इसलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है, बस इस वक्त आप हाइपर कॉन्जुगेशन पे ध्यान दो।
ठीक है बेटा। तो अब मुझे ये पहले बताओ, ठीक है, हाँ सर, वाई नॉट आर्यन, सर वाई इज नॉट नेगेटिव चार्ज हाई एट इज प्रेजेंट इन द थ्री स्ट्रक्चर, है ना। और देखो भाई, लगता है तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वाली जो पढ़ाई है वो भूल गए। क्या इस स्ट्रक्चर में यहां पे हाइड्रोजन पे कोई चार्ज है और अगले में है? तो एक जगह चार्ज नहीं है और एक जगह चार्ज है, तो हम हाइब्रिड में स्लाइड प्लस नहीं मानते थे, ठीक है। वो स्लाइड प्लस यहां भी आ सकता है, वो स्लाइड प्लस यहां भी आ सकता है, वो स्लाइड प्लस यहां भी आ सकता है। तो आर्यन बेटा, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। चलो बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, अभी देखते हैं। तो पहले मुझे एक बात ये पहले बताओ, यहां तक समझ में आया सभी को? हैं? एक बार फिर से बताओ। हाँ, पलक पूछ रही है कि इसको हम बेकर नेथन इफेक्ट क्यों कहते हैं। तो जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, उनका नाम बेकर था, और एक दूसरे साइंटिस्ट थे नेथन, इसीलिए हम उसको जो है बेकर नेथन इफेक्ट कहते हैं। तो पलक बेटा, आपके भी क्वेश्चन का जवाब मिल गया, ठीक है। ओके, हाँ जी, क्लियर है। चलो, उसके बाद यहां पे करने के बाद में हाइब्रिड बना लिया आपने, हैं? अब देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो ध्यान से, रुक जाना मेरी बात से ध्यान से, क्या इसमें रेजोनेंस है? सोच के बोला करो, 3 दिन पढ़ाया है, 3 दिन, और 2 दिन उधर पढ़ाया, 5 दिन घास नहीं काटी है। सोच के बताओ क्या बताया है, इसमें रेजोनेंस है? नहीं है इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं है, पक्का। वो जो 5-6 वैरायटी है ना, उसको देख लो, इसमें नहीं है। क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन है? जरा ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, इसको हम प्रोपीन कहते हैं, क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन है? क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन है? आप लोगों ने तो बता दिया, उधर से रिस्पॉन्स आने दो। हाँ, रेजोनेंस नहीं है, लेकिन क्या वहां पर हाइपर कंजुगेशन है? बिल्कुल है। क्या ये कार्बन अनसैचुरेटेड है? ये कार्बन सैचुरेटेड है? उसके पास में 3-3 CH हैं, बस यही शर्त है हाइपर कंजुगेशन की। तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, और इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नए बनेंगे, और इसको मिला लो तो 4 बनेंगे, ठीक। अब आगे आओ, ये देखो, ये ब्यूटुइन है, क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन है? अब आप कहोगे सर एक बार नहीं, 2-2 बार है, एक इधर से भी है और एक उधर से भी है। बताओ, इसके अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3 नए बनेंगे, तो इसके नए 6 नहीं बनेंगे? किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो ब्यूटुइन प्रोप 1 इन से ज्यादा स्टेबल क्यों, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और एक चीज और सुनो, इधर सुनो, आपने IUPAC पढ़ी है ना? फिर आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि कॉमन नेम भी होता है? कॉमन नेम में कई बार हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमेगा सिग्नल भी देते हैं। सुनो, अगर मैं बेटा इधर देखो, अगर मैं डबल बॉन्ड को एक ग्रुप मान लूं, सुन लेना, डबल बॉन्ड कार्बन को पूरा पूरा एक ग्रुप मान लो, तो उसके बाद जो पहला कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। जैसे ऐसे लिखा मिला, ऐसे मेरी बात समझना, ये डबल बॉन्ड पूरा ग्रुप हो गया। अगर मैंने एक कार्बन ये जोड़ दिया, एक कार्बन ये जोड़ दिया, एक कार्बन ये जोड़ दिया, एक कार्बन ये जोड़ दिया,
एक कार्बन इधर जोड़ दिया, एक कार्बन ऐसे जोड़ दिया। ठीक। और आपसे पूछा जाएगा इसमें बताओ अल्फा कार्बन कौन है, बीटा कार्बन कौन है, तो सुनो कैसे होगा। क्या ये ग्रुप हो गया है? ग्रुप में जो कार्बन है उसको छोड़ो, ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, अगले को बीटा कहते हैं, फिर गामा बोलते हैं, फिर डेल्टा बोलते हैं। सुन तो हाँ बता रहा हूं। और वो इसके आगे ओमेगा हो जाएगा, लेकिन तुमको ओमेगा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्फा बीटा गामा की जरूरत पड़ेगी। अब डबल बॉन्ड इधर है तो डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन है, तो हम इस वाले कार्बन को भी क्या कह सकते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक। तो पहले बताओ अल्फा कार्बन बीटा कार्बन समझ में आया? अब सुनो, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो बीटा हाइड्रोजन होता है, जो गामा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हम गामा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है। तो आप एक बात बताओ, क्या अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए, क्या अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए क्या अल्फा कार्बन होना जरूरी है कि नहीं है? ध्यान रखना, अल्फा कार्बन में जो H होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है। कोई कहे कि मेरे पास अल्फा कार्बन नहीं है, और कोई कहे कि मेरे को क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप कहोगे आप गलत कह रहे हो। बिना अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और बिना बीटा कार्बन के बिना बीटा हाइड्रोजन नहीं होता, बिना गामा कार्बन के गामा हाइड्रोजन नहीं होता। आ गया समझ में? अब ये बताओ, जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बताओ, अनसैचुरेटेड कार्बन्स को एक ग्रुप मानते हो? बोलो। क्लियर है? और अनसैचुरेटेड कार्बन किसको कहते हो? या तो उसके पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और या फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 या sp होनी चाहिए, है ना? अगर ये ग्रुप है तो क्या ये अल्फा कार्बन नहीं है? क्या इसके पास में अल्फा एच नहीं है? तो क्या मैं एक ट्रिक बना दूं कि जिस कंपाउंड के पास में जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ज्यादा बनेंगे और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, नोट कर लो सारे। मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, more number of alpha H, more number of alpha H, more will be the hyperconjugative structure, more will be the stability। चलो, अब क्वेश्चन नोट करो, मैं कराने जा रहा हूं जो आईआईटी पीएमटी में आ चुके हैं। आपको सबसे पहले अल्फा एच काउंट करने हैं, और साथ ही साथ में आपको स्टेबिलिटी भी चेक करनी है। पहला क्वेश्चन, दिस मच, दिस मच। दूसरा क्वेश्चन, अगर हमने ऐसे ले लिया, साथ ही साथ में ऐसे ले लिया। तीसरे में आपको सवाल लेना है कि अब इस जगह पे अगर मैं ये कहता हूं कि साइक्लोहेक्सेन बनाया, डबल बॉन्ड में ये किया, उसके बाद ये बनाया, डबल बॉन्ड आया, इसके बाद यहां पर ऐसे किया,
थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ, अगर हमने डबल बॉन्ड से ये जोड़ दिए और साथ ही साथ में डबल बॉन्ड से यहां पर एक ब्रांचिंग मिथाइल की जोड़ दी, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूं दिस मच और इस जगह पे एक ये है, ओके। बस चलो, इन पांच क्वेश्चनों से आप MS चौहान के क्वेश्चन करने लायक बन जाओगे। ठीक है, चलो उतार लिया सभी ने? सारे बच्चे क्वेश्चन उतार लो। और आज आपका काम बढ़ गया और अब आपको आज MS चौहान की बुक से हाइपर कंजुगेशन के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इन पांच क्वेश्चनों को समझाने और समझने के बाद। देखो, मैं पहला क्वेश्चन आपको कराता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। बताओ, इसके पास में अल्फा एच कितने हैं? 12 भाई, 12। यहां हर जगह CS3 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 है। इधर गए तो ये अल्फा एच, इधर गए तो इधर अल्फा एच। इसके पास अल्फा एच बताओ। अगर ये कार्बन है तो इधर गए तो ये अल्फा, इधर गए तो ये अल्फा। अल्फा एच कितने हो गए? 6। इधर कुछ नहीं है। बताओ, किसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे? 12 के। इसका मतलब फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा है। ऐसे सवाल बनते हैं। कोई दिक्कत भाई? हैं? ये अल्फा बीटा पहचानना आया समझ में? हैं? ओके, बताओ, ये अगर ग्रुप है डबल बॉन्ड, इस पे अल्फा एच बताओ। हैं? ये भी अल्फा, इधर गए तो ये भी अल्फा, दोनों तरफ हो सकते हैं ना। इधर गए तो ये भी अल्फा, इधर गए तो इस पे अल्फा एच। कितने हो गए? 8 हो गए। इस पे अल्फा एच हो गए 8। और यहां कितने होंगे? यहां अल्फा एच कितने होंगे? देखो, ये दो और ये दो तो होंगे ही, CH2 लेकिन यहां CH2 नहीं है, यहां CH है। तो 2 4 5 6, अल्फा एच कितने हुए? 6। 8 और 6, समझ गए? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? 1 की। किससे? 2 से। आ गया समझ में? है ना? अब आओ, बताओ, इसमें अल्फा एच कितने हैं? 3 3 6 2, वेरी गुड, 10। इसमें अल्फा एच कितने हैं? 3 ये, 1 ये, 4। इसमें अल्फा एच काउंट करो ना। इस वाले में अल्फा एच काउंट करो, सही ढंग से काउंट करो। अल्फा एच काउंट कर लिया? देखो, ये डबल बॉन्ड है, एक इधर कार्बन अल्फा, एक इधर कार्बन अल्फा, एक इधर कार्बन अल्फा, तीनों अल्फा हो गए। तो अल्फा एच काउंट करो, 2 यहां, 2 यहां, 1 यहां, तो यहां अल्फा एच कितने हो गए? 5। बताओ, मोस्ट स्टेबल कौन हुआ? उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड। हो गई बात? बोलो। अच्छा, इस वाले में अल्फा एच काउंट करो, दोनों में 10। इस वाले में अल्फा एच, इस वाले में अल्फा एच बोलो। ये C डबल बॉन्ड C हो गया, तो इधर वाला भी और इधर वाला भी, इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर 2 इधर 1, तो इधर अल्फा एच कितने हो गए? 3। ये 10 और ये 3, कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? फर्स्ट। किससे? किससे? सेकंड से। हो गया बेटा? हैं? ओके, जरा यहां अल्फा एच बताना। कितने? 4। बताऊं कैसे? क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे ये भी अल्फा है और इस डबल बॉन्ड के ठीक बाद ये भी है, तो अल्फा एच कितने हो गए? 4। और इस जगह पे भी अल्फा एच 4।
हो गया बेटा? हैं? आ गया समझ में? बताओ, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है या दोनों बराबर है? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। वेरी गुड। बताओ फर्स्ट ज्यादा स्टेबल क्यों है? हाँ, और एक बात और सुनो, इधर सुनो। डबल सिंगल डबल किसकी याद दिलाता है? रेजोनेंस की। इसमें रेजोनेंस है और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। तगड़ा इफेक्ट कौन सा होता है? रेजोनेंस। देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट, उसके बाद होता है हाइपर, और उसके सबसे कम कौन सा होता है? इंडक्टिव होता है। तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी किससे है? नहीं, अल्फा इससे तो है ही है, साथ में रेजोनेंस से भी है, और इसकी सिर्फ हाइपर से है। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी। तो इसलिए फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा होगी। जरा ऑनलाइन स्टूडेंट सारे रिस्पॉन्ड करें कि ये जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे ही 500 क्वेश्चन आपको करने होंगे MS चौहान की बुक से। पहले बताओ, इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो बताओ, मेरी तरफ से हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म। क्यों? है तो रेजोनेंस ही। तो रेजोनेंस के जितने भी नियम कानून हैं सब इस पे लगते हैं, लेकिन इसकी कहानी क्या है वो मैंने आपको बता दी। बोलो बेटा। जल्दी बोलो। ठीक है, तो है ना, नो प्रॉब्लम। बस बड़े आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे। अब काम नहीं करोगे तो पिछड़ोगे। कल मैंने रेजोनेंस का होमवर्क दिया, जिन्होंने नहीं किया वो तो काम आ ही गया। अब ये एक नई पेंडेंसी आ गई, इसलिए 2 दिन में छान मानो अगर करना है तो। और एक साथ प्रॉब्लम डिस्कस करने का मजा है। ऐसा ना हो कि 2 आज पूछ लो, 10 बाद में कोई और पूछे तो मैं तो बताता ही रह जाऊंगा। वो फिर अच्छा नहीं लगता। अब ये बताओ, IUPAC का मुझसे अब कोई पूछता तो नहीं है ना? क्यों नहीं पूछता है? क्यों नहीं पूछता है? एक दिन क्लास में सारा डिस्कस हो गया, और वही मैं अलग अलग बताऊं तो फिर वही दिक्कत हो जाती। ठीक। अब सारे बच्चे पहले ये बताओ, क्या बच्चों को रेजोनेंस क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट आपसे भी पूछ रहा हूं, हाइपर कंजुगेशन क्लियर है? इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर है? बोलो। है? और क्लियर है तो समझ लो आपको ऑर्गेनिक क्लियर है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जल्दी बताओ बेटा सारे बच्चों। हैं? अब ये मुझे नहीं पता बेटा कि इसमें 20 प्रॉब्लम है कि 50 प्रॉब्लम है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन का भी टॉपिक अलग से दिया हुआ है। कोई MS की है बुक? कोई बुक नहीं है? देखो MS की बुक पढ़ी हो तो। नहीं है? चलो कोई बात नहीं। हाँ, हाँ बिल्कुल राजा बन गए हो, बिल्कुल। अब देखो, चलो, बस भाई, मुझे यही डर था। देखो, मैं मानता हूं कि अगर बच्चों को IUPAC आती हो और साथ ही साथ में ये 3 इफेक्ट आते हो, मजाल है उसको कोई भी ऑर्गेनिक ना समझा पाए, सब कुछ समझ में आएगा। और उसकी शुरुआत मैं आज कर देता हूं। हेडिंग डालो। सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं हक्कल्स रूल। इनका जिक्र हुआ है ना कभी? याद है? हक्कल्स रूल क्या होता था? हक्कल्स रूल होता था फॉर ना एरोमेटिसिटी। याद है? कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं। देखो, 9th 10th में हम क्या कहते थे? 9th 10th में हम ये कहते थे कि जिस कंपाउंड के अंदर बेंजीन की रिंग होगी वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। लेकिन वास्तव में अगर कोई एरोमेटिक बनना चाहता है तो वो क्या होगा बेटा? हकल्स रूल को फॉलो करेगा। अब हकल्स रूल क्या है मैं उससे पहले आपको बता दूं। देखो, हकल्स ने एक्चुअली में 3 रूल दिए। एरोमेटिक के दिए, एंटी एरोमेटिक के लिए दिए। किसके लिए? और तीसरा नॉन एरोमेटिक के लिए दिए। 3 रूल दिए उन्होंने एक्चुअली में, एरोमेटिक के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए और नॉन एरोमेटिक के लिए।
सुन लो बेटा, इधर सुनो। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक, और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है कौन? एंटी एरोमेटिक। तो एक बात ये बताओ बेटा, दुनिया का हर सिस्टम एरोमेटिक बनना चाहेगा, और दुनिया का हर सिस्टम एंटी एरोमेटिक नहीं बनना पाएगा। सुन तो लो, इधर सो सुनो, इधर। अगर आप एंटी एरोमेटिक बनाना चाहते, एंटी एरोमेटिक इतने अनस्टेबल होते हैं, इतने अनस्टेबल होते हैं कि रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर उनको एग्जिस्ट कराना हो तो लगभग टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ता है? 6 केल्विन। 6 केल्विन की फीलिंग आ रही है? 6 केल्विन की फीलिंग आ रही है? -267 डिग्री सेल्सियस पे ये जिंदा होंगे, तो क्या ये रूम टेम्परेचर पे सरवाइव करेंगे? हैं? और पता है, बताओ, इस धरती पे इनका जन्म हो सकता है? एंटी एरोमेटिक का इस धरती पे जन्म हो सकता है? धरती पे जन्म लेने के लिए कम से कम बंदे को 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए। ये 25 तो छोड़ो, ये तो जीरो से भी बहुत पीछे हैं। बोलो, पता है? आपको पता है हमारे प्लैनेट्स में, अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग टेम्परेचर होता है। 6 केल्विन किसका टेम्परेचर होता है पता है? प्लूटो का। किसका होता है? तो इसका मतलब अगर एंटी एरोमेटिक को जाके सरवाइव कराना है तो वो प्लूटो में जाके सरवाइव करेंगे। तो मैं इनको कहता भी हूं कि ये तो इस देश के ही निवासी नहीं है। कौन? एंटी एरोमेटिक। तो कोई भी सिस्टम एंटी एरोमेटिक बनना नहीं चाहता। और एक बात और सुनो, एरोमेटिक तो खूब स्टेबल हो गए और एंटी एरोमेटिक खूब ज्यादा अनस्टेबल हो गए, ठीक है। तो हकल्स ने, बेटा हकल्स ने हमें 2 रूल दिए थे। किसके दिए थे? एरोमेटिक के, और किसके? एंटी एरोमेटिक के। अगर दोनों रूल में से कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? लेकिन नॉन एरोमेटिक कम से कम इस दुनिया के निवासी तो हैं। तो कंपाउंड क्या चाहेगा? या तो मैं एरोमेटिक बन जाऊं और या फिर नॉन एरोमेटिक बन जाऊं, नहीं तो इस दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए तो प्लूटो पे जाना पड़ेगा, और फिर प्लूटो पे कौन जा रहा है? ये धरती हमें बड़ी प्यारी है, इसकी रंग बिरंगे मौसम देखने को मिलता है, तो एंटी एरोमेटिक के लिए फिर प्लूटो पे जाना पड़ेगा, और वो वहां नहीं जाना चाहते हैं। आ गया समझ में? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हकल्स रूल क्या है। और सबसे पहले मैं किसका रूल बताऊंगा? एरोमेटिक के लिए। वो एरोमेटिक के लिए क्या होता है सुनो, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक, उसमें रिंग होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस होना चाहिए। कंटिन्यूअस रेजोनेंस होना चाहिए। तीसरा, वो रिंग हमेशा प्लेनर होनी चाहिए। वो रिंग हमेशा क्या बेटा? प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और फोर्थ पॉइंट, उस सिस्टम के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उस सिस्टम के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां n की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2, 3 होना चाहिए, ठीक है। 0, 1, 2, 3 होना चाहिए। बेटा अगर n की वैल्यू 0 रखो तो 2 पाई, n की वैल्यू 1 रखो तो 6 पाई, n की वैल्यू 2 रखो तो 10 पाई, n=3 रखो तो, इस बात का मतलब समझते हो? अगर किसी सिस्टम के पास या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या बनेगा? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक बनने के लिए कितनी शर्तें लगा दी गई? चार। चार में से एक भी रूल फेल हो गया तो वो बंदा एरोमेटिक नहीं होगा, या तो फिर वो नॉन एरोमेटिक होगा, या फिर वो प्लूटो ग्रह का निवासी बन जाएगा। ये नियम किसके लिए था? एरोमेटिक के लिए। फॉर एंटी एरोमेटिक के लिए क्या रूल था? पहला, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, कंटीन्यूअस रेजोनेंस होना चाहिए। तीसरा, प्लेनर भी होना चाहिए। सर कमाल हो गया। अभी तक तो सारे पॉइंट्स किससे मिल रहे हैं? उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और n की वैल्यू इस बार 1 2 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो हाजी। अगर उसके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास में क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपनी 4 पाई उठा के प्लूटो पहुंच जाएगा। फिर वो अपना 4 पाई उठा के प्लूटो पहुंच जाएगा। अगर उसको भगवान ने 8 पाई दे दिया, ठीक है, तो फिर वो प्लूटो में ही घूमता रहेगा। ध्यान रखना। क्या दिख रहा है एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में? बताओ अंतर कहाँ है? 4n+2 तो एरोमेटिक, धरती का निवासी, और 4n पाई यानी 4 पाई हुई। 4 पाई, अच्छा 4 पाई प्लूटो लेके चलो, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और सुनो, दोनों में से कोई भी रूल फॉलो ना करे तो फिर वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। ये है हक्केल रूल। अब क्वेश्चन मैं कितने भी करवा दूं, क्वेश्चन इससे बड़े शानदार शानदार बनते हैं। एमएस पे खूब क्वेश्चन है, आईआईटी पीएमटी लिव पे है, लेकिन आज तो समय कम है, 5 मिनट बच रहा है। लेकिन उस 5 मिनट में कम से कम एक आध सवाल तो बता दें। पता है सबसे ज्यादा पॉइंट क्या परेशान करता है? बोलो। ये पता नहीं लगता कि रिंग प्लानर है या नहीं। ये पॉइंट अगर बच्चों को पहचानना आ जाए ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जहां दिक्कत आती है वहीं पे टीचर का रोल आता है। मैं आज नहीं, कल तक जब सारे क्वेश्चन करा लूंगा ना, तो आपको इसका भी सलूशन बताऊंगा कि इस मुश्किल चीज को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके से आपने जो है, आपने अच्छी तरीके से देख लिया कि भैया अब मैं आपके सामने, मैं क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? हैं? आ जाओ। ये कौन है बताओ? हकल्स रूल से पहले ही आपको पता है कि ये एरोमेटिक है। आज दिखाता हूं एरोमेटिक कैसे है, बताओ। साइक्लिक है, बोलो। एक बार देखता हूं, अगर एरोमेटिक है ये, तो इसको क्या होना चाहिए? दूसरा, कंटिन्यू रेजोनेंस होना चाहिए। रिंग क्या होनी चाहिए? प्लेनर। और फोर्थ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब या तो इसके पास में 2 पाई हो, है भाई, या फिर उसके पास में 6 पाई हो, ठीक है, और या फिर उसके पास में 10 पाई हो, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने चीजों को समझाता हूं। बेसिक प्रॉब्लम समझ लो, बेहतरीन क्वेश्चन कल करेंगे। पहले बेसिक समझ लो। बताओ, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? पहली कंडीशन ओके। क्या इसके अंदर कंटिन्यू रेजोनेंस है?
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कहीं रुकावट आई तो इसका मतलब कंटिन्यू रेजोनेंस है। प्लेनर के बारे में बाद में बात करते हैं। बताओ इसके पास में पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। तो पाई इलेक्ट्रॉन 6। 6 क्या एन की वैल्यू कुछ रख के आ रहा है? 1 रख के आ रहा है। इसका मतलब 6 वाली वैल्यू इससे मिलती जुलती है। तो पहली कंडीशन भी मिल गई, दूसरी भी मिल गई और फोर्थ भी मिल गई। अब क्या बचा? ये रिंग क्या होनी चाहिए? प्लेन में होनी चाहिए। अब यहां पे गड़बड़ी होती है कि रिंग प्लानर है या नहीं। क्यों? क्योंकि बोर्ड पे तो हम कोई भी फिगर बना दे वो प्लानर होता है। एक्चुअल में क्या पता वो 3 डायमेंशनल हो। तो एक ट्रिक बताते हैं। अगर हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होगी तो वो रिंग प्लानर होती है। बताओ ये कार्बन कौन सा है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलो, आगे बोलो, उसके आगे बोलो, उसके आगे बोलो, उसके आगे बोलो, उसके आगे बोलो। इसका मतलब ये रिंग सारी की सारी क्या है? प्लानर हो गई। सारे नियम धर्म इस पे हो गए, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। नहीं आया समझ में? अब आया समझ में कि बेंजीन एरोमेटिक क्यों होती है? रुक जाओ, इधर आओ। अगर मैंने ये कंपाउंड ऐसे बना दिया, आ गया भाई? पहला नंबर, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? दूसरा, क्या इसमें कंटिन्यू रेजोनेंस है? जल्दी बोलो। क्या ये रिंग प्लेनर है? sp2 sp2 sp2, यानी रिंग भी क्या है? प्लेनर है। क्या इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। 4 से 4 पाई। 4 पाई से प्लूटो पहुंचा दो। इसका मतलब ये 4n+2 को फॉलो कर रहे हैं या 4n पाई को? है 4n पाई। ये कंपाउंड इस ग्रह का निवासी नहीं है, ये प्लूटो जाएगा, जाने दो। और ये कंपाउंड प्लूटो पे नहीं, यहां मिलेगा। तो ये कौन हो गए? एंटी एरोमेटिक। आया समझ में? बेसिक से समझ में आ रहा है?